तो थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। अभी आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड में तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ है ही नहीं, सिवाय कुछ बेसिक डेफिनेशंस के और सिवाय इस चीज़ के छोटे मोटे वर्कडन्स के फॉर्मूलाज और कुछ तुम्हारे लॉ। अदरवाइज जब तुम हायर क्लास में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और आप लोगों का क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होते हैं, ये जो आपको रिजल्ट्स देते हैं, है ना, तो वो जो रिजल्ट्स वहाँ से आते हैं वो रिजल्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर अगर पढ़ोगे, उसमें जो डेरिवेशंस हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से आए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज़ करते हैं नियम कायदे, वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स देता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स तुमको देता है। सो थर्मोडायनेमिक्स इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों पे। बट इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होने के बाद क्या आपके थर्मोडायनेमिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं क्या? तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स के यस कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हम लोगों को वो पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स के बारे में बातचीत करनी है। क्या ड्रॉबैक्स हैं आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स के, उन पे बातचीत कर लेते हैं एक बार। देखो, ड्रॉबैक नंबर 1, आप थर्मोडायनेमिक्स को कभी भी जब अप्लाई करते हो, मतलब जैसे अपन कहते हैं हम किसी रूल को अप्लाई कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो भी सीखेंगे, ठीक है, वॉट एवर, चाहे कोई लॉ पढ़े, कोई डेफिनेशन पढ़े, कोई फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, जब भी आप कभी भी कोई भी चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे तो वेन एवर एनीथिंग यू स्टडी, ठीक है, एनीथिंग यू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो कहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में, आप उसको अप्लाई कहाँ कर सकते हो, ठीक है, इज एप्लीकेबल टू बल्क मैटर ओनली। मतलब वो सिर्फ बल्क मैटर के लिए एप्लीकेबल होती है। वॉट डू यू मीन बाय द टर्म बल्क मैटर? ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बल्क मैटर का वन वर्ड लिखा देती हूँ, सिनोनिम। ये हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पर? मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैक्रो मॉलिक्यूल? लेट्स से जिस कॉपी में आप लिख रहे हो उसका लेट्स से एक पेज कहने को तो एक पेज है, बट उस पेज को बनाने में पता नहीं कितने सारे एटम्स इन्वॉल्व हुए होंगे। जिस पेन से तुम लिखोगे उस पेन के प्लास्टिक को बनाने के लिए पता नहीं कितने सारे एटम्स इन्वॉल्व हुए होंगे। सो वेन एवर यू स्टडी thermodynamics, you can apply that thermodynamics over that entire solid। तो उस कंप्लीट पेज पे थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो, उस पेन के प्लास्टिक के टुकड़े पर आप थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो। बट जब आप ये कहोगे कि नहीं, मुझे थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम है, ठीक है, ये नियम लगाने हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम पर, या फिर मैं कहूँ क्या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग कभी भी आप लोगों के जो थर्मोडायनेमिक्स के नियम हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के नियम कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर एटम पे नहीं लगा सकते। नॉट एप्लीकेबल टू सिंगल एटम, या फिर अगर तुम कहो 2-3 एटम मैडम, तो 2-3 एटम भी देखो बहुत छोटी एंटाइटी होती है। तो इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, या फिर आप कहो कि एटम पर, या फिर अगर आप मॉलिक्यूल्स पर थर्मोडायनेमिक्स लगाना चाह रहे हो तो वो नहीं लगता। हाँ, अगर वो सारे एटम्स कंबाइन हो जाएं, ठीक है, और कंबाइन होकर वो असेंबल होकर बहुत बड़ा सा, जब तक एक बहुत वास्ट नंबर में असेंबल होकर कोई सॉलिड नहीं बना लेते हैं। वास्ट का मतलब ये नहीं कि 10 फीट ऊंचा होना चाहिए, वास्ट मतलब सच दैट कि वो आपको दिख रहा हो, लाइक दैट, तब तक आप थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये कि सिर्फ मैक्रो बॉडीज पे एप्लीकेबल होता है, ये आप लोगों का माइक्रो बॉडीज पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, जो माइक्रो बॉडीज है उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मतलब बेसिकली केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जो किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हुआ ये बताती है। ठीक है, कब हुआ, कितना हुआ, ये सारी जानकारी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स आपको देती है। लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछेगा, थर्मोडायनेमिक्स से बेसिकली कोई ये पूछेगा कि ये गिवन रिएक्शन जो है इस कंडीशन में किस रेट से प्रोडक्ट बनाएगी, या फिर कोई ये पूछेगा कि ये कंडीशंस मैंने दे दी,
इस कंडीशंस पे गिवन रिएक्शन क्या वापस से रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट में आ पाएगी, तो थर्मोडायनेमिक्स के पास कोई जवाब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा क्या ये रिएक्शन हो सकती है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती, बट वो कभी ये नहीं बताएगा कि रिएक्शन तेजी से होगी, फास्ट होगी, कि बहुत फास्ट होगी, कि बहुत स्लो होगी। ये कभी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। कैनॉट से एनीथिंग। आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के बाद आप कभी भी किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कैनॉट से एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, एनीथिंग अबाउट रेट ऑफ अ रिएक्शन। आप कभी भी किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। रेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते मतलब रिएक्शन स्लो है या फिर रिएक्शन आपकी फास्ट है, आप इस बारे में नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कागज पेन की दुनिया में, यानी कि कॉपी पेन की दुनिया में, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप क्या कोयले से डायमंड बना सकते हो, तो डेफिनेटली हम कोयले से डायमंड बना सकते हैं। एक चैप्टर होता है फेज इक्विलिब्रिया, वहाँ पे हम लोग इस तरीके के ग्राफ्स वगैरह की स्टडी करते हैं, बट खैर वो फेज इक्विलिब्रिया हम लोगों का सिलेबस नहीं है। तो ऑन पेपर ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास एक कोयला दिया हुआ हो, आप उससे डायमंड बना सको, या फिर डायमंड दिया हो आप उससे कोयला बना सको। बट क्या रियलिटी में अगर कोई तुमसे कहेगा कोयले से डायमंड बनाओ, तो क्या हम सही में बना पाएंगे? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता यार। हम सब कोयला इकट्ठा कर करके लाते, घर में बैठ बैठ के डायमंड्स बनाते, सो डायमंड्स इतने महंगे नहीं होते, राइट। बट ये चीज़ ऑन पेपर थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि यस इट इज़ पॉसिबल, बट उस पर्टिकुलर चीज़ को पॉसिबल करने के लिए भाई जो टेम्परेचर चाहिए और जो प्रेशर चाहिए ना, वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर या वो पर्टिकुलर प्रेशर मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इतना शायद हाई मांग रहा होगा वो टेम्परेचर प्रेशर, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या कि उस रिएक्शन को जो कंडीशंस चाहिए आगे जाने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स ने कह तो दिया कि होती है, बट वो पॉसिबल नहीं है उन कंडीशंस को हमारे जमा पाना। तो कई बार कैसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स कह तो देती है कि रिएक्शन होगी, जैसे हम लोग सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि H2+O2 मिलके पानी बनेगा, बट तुम खुद सोचो तुम्हारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्या ये सही में रिएक्ट करके पानी बनाती है? क्या ये नहीं बनाती, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके पानी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, मतलब जो आप उनको एनर्जी दोगे तब वो पानी बनाएंगी, वो बहुत ज़्यादा होती है। अनलेस और अनटिल आप उसमें ऐसा कोई कैटलिस्ट ना डाल दो जो उस एनर्जी के गैप को क्या कर सके, कम कर सके, सो दैट कम एनर्जी के इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बना सके। तो हमारे एनवायरनमेंट में तो प्लैटिनम नामक कैटलिस्ट होता नहीं है, तो देयरफॉर आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट नहीं करती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ करके हम लोगों की जो रिएक्शन है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का ये तो बता देती है कि रिएक्शन होगी, बट वो ये नहीं बताती कि भैया कब होगी, कितना देर लगेगा। कई रिएक्शंस कैटलिस्ट के बिना करोड़ों साल लगा देती हैं होने में, कई 6 घंटे लगा देती है, कोई 6 महीने लगा देती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स डोंट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउटिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। वो आपको कभी नहीं कहता कि सर इस रिएक्शन को इतना समय लगेगा, सर इस रिएक्शन को इतना वक्त लगेगा, ठीक है, कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, हम लोग कभी भी उस रिएक्शन के होने या नहीं होने पे ही बातचीत कर पाते हैं। हम कभी इस बारे में बातचीत नहीं कर पाते हैं कि वो रिएक्शन अगर हो रही है तो किस रेट से हो रही है, ठीक है। आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिमिटेशंस हो गई भाई थर्मोडायनेमिक्स की। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत ही सिंपल सी। आप लोगों ने ये चीज़ फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। तो बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं शुरू से शुरू। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की आप जब भी बातचीत करते हो 3 टर्म्स हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन की जाती है। सबसे पहली टर्म जो थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन की जाती है दैट इज आप लोगों का यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा बस चलो यूनिवर्स बोल देते हैं। अच्छा यूनिवर्स को छोड़ो, कोई दूसरा नाम लिखती हूँ पहले मैं। एक को हम लोग कहते हैं सिस्टम, दूसरे वाले पार्ट को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं कि दूसरा वाला पार्ट कौन है मेरा, दैट दूसरा वाला पार्ट इज माय व्हाट, सराउंडिंग। और जो तीसरा वाला पार्ट होता है दैट तीसरा वाला पार्ट इज नोन एज व्हाट, माय बाउंड्री। ये 3 टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो बेसिकली ये चीज़ क्या कहलाती है, आपका यूनिवर्स कहलाती है। जैसे मैथ्स में आपने सेट्स करके एक चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पे ये टर्म इन्वॉल्व होता है, बोलो क्या, यूनिवर्सल सेट, है ना। एक होता है सेट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अगर सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट को मैं मिक्स कर दूं तो वो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। खैर, अगर तुमको ये नहीं पता है कि क्या होता है आप लोगों का सेट वगैरह तो मत जाओ उसमें, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज बेसिकली नोन एज यूनिवर्स। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कम समय लेते हुए कि सिस्टम आखिर क्या होता है। हर इंसान की नज़र में सिस्टम अलग होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूंगी कि ये मेरा पर्टिकुलर सिस्टम है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ मेरा क्या कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगी, है ना। मतलब हमेशा के लिए अगर मान लेते तुम कह देते हो कि वो तुम्हारा सिस्टम है, तो तुम्हारे लिए वो तुम्हारा सिस्टम है, किसी और के लिए वो तुम्हारा उसका सिस्टम नहीं होगा। तो सिस्टम का मीनिंग क्या है, सिस्टम का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लेते एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उस पेशेंट को डॉक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब वो उस ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेट्स उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर पेशेंट उनका क्या है, सिस्टम है। जब वो डॉक्टर लोग घर चले जाते हैं तो अपने घरों की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने लाइफ पर, तो तब उनकी फैमिली या जो भी वो काम कर रहे हैं उस पेशेंट के अलावा, अब तो उनका ध्यान पेशेंट पे नहीं है, तो अब वो क्या कहलाने लगते हैं, वो उनकी दूसरी लाइफ उनका सिस्टम कहलाने लगती है। राइट नाउ अभी मैं लिख रही हूँ, तो मैं जिस चीज़ पे लिख रही हूँ या जिन किताबों को मैं देख रही हूँ या जो भी मैं सोच रही हूँ, वो सब चीज़ें मेरा सिस्टम है ना। और उसके बाहर जो भी है, लेट्स से सामने कपड़े पड़े हुए हैं, सामने चेयर है, सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, ऊपर पंखा चल रहा है, वो कुछ भी मेरे काम का नहीं है, या फिर जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो उसका पार्ट नहीं है ना, वो उसका पार्ट नहीं है। इट डजेंट मीन्स कि वो चीज़ें मौजूद नहीं है, वो चीज़ें मौजूद तो हैं, बट वो क्या है, आपका या मेरा चीज़ का पार्ट नहीं है। वो क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। तो एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं या जिस भी चीज़ पे हम काम करते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली नोन एज सिस्टम। वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती है, सिस्टम कहलाती है। तो मैं तो भैया सिस्टम को 2 वर्ड्स में डिफाइन करती हूँ, कोई सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रवचन नहीं। एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी, ठीक है, किसी भी चीज़ जिसकी आप स्टडी करो, स्टडी मतलब इट डजंट मीन्स कि आप किताब लेकर बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम आज रात को छत पर बैठ के तारे गिन रही हो, तो दैट विल बी, तारे विल बी योर सिस्टम। तारों को अगर मैं छोड़ दूँ तो तारों के अलावा जो भी यूनिवर्स में बच जाता है, जो भी पानी, समुद्र, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारे बाल, एनीथिंग, इवन तुम भी, सब चीज़ें जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस ऑब्जर्व करने वाली चीज़ को आप सिस्टम कहते हो, बराबर। और जिस चीज़ को, ठीक है, जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर समय में, तो दैट बची कुची चीज इज नोन एज आप लोगों का सराउंडिंग, ठीक है। उस वक्त जो बची कुची चीज है, दैट बची कुची चीज इज नोन एज, ठीक है, बची कुची चीज इज नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। जो बची कुची चीज है उस बची कुची चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग। हो सकता है जब तुम तारे देखने वाली ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उस दौरान कोई लड़का या लड़की अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए वो पढ़ाई करने वाली किताबें उसका सिस्टम होंगी, और तुम और तुम्हारे तारे उसके लिए क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे। हो सकता है एक तीसरा बंदा पबजी खेल रहा हो। मैंने कल ही एक पेरेंट से एक नाम सुना, BTS, आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज BTS, मेरे पास उतना वक्त नहीं ना कि मैं इसको सर्च कर सकूं। जब उन पेरेंट ने मुझे बोला कि उनकी लड़की ये BTS वाले के में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है, सच दैट कि वो क्लासेस मिस करती है, क्लासेस के दौरान हमें लगता है कि मोबाइल से वो पढ़ रही है बट वो पढ़ती नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलती है मैडम आपको BTS तो पता होगा ना, तो मैं आई वॉज शॉक्ड, मेरे को नहीं पता है BTS क्या है। अभी मैं सर्च करूंगी, अचानक से मेरे दिमाग में BTS आया। एक पेरेंट का कहना है कि वो कौन सा तो गेम आता है, फ्राई नहीं, आई जस्ट डोंट नो, फायर पता नहीं करके कुछ, वो गेम में लगे रहता है लड़का उनका। तो जब मान लेते हैं कोई अपने कमरे में बैठ के पबजी खेल रहा होगा, तो पबजी के जो मोबाइल है या फिर लेट्स से जो भी टैब वगैरह वो यूज़ कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर टैब बेसिकली उसका क्या है, बोलो, सिस्टम। और फिर तुम
तारे देखना, तारे, वो लड़का जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी किताबें, वो सब उस पर्टिकुलर बंदा जो पबजी खेल रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अगर मान लेते हैं अभी कोई खाना बना रहा है, तो जो इंसान खाना बना रहा है, जिस जगह पे जो जिन चीज़ों को यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसकी क्या कहलाएंगी, सिस्टम। और उसके बाद में जो बच जाए, तो उसका घर, घर के कमरे, पड़ोसी का घर, पड़ोसी के कमरे, पूरी सोसाइटी, पूरा नागपुर शहर, पूरी महाराष्ट्र स्टेट, पूरा इंडिया, पूरा ब्रह्मांड, दैट एवरीथिंग विच इज रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज व्हाट, सराउंडिंग। तो पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग समय पे वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाता है, अलग अलग पर्सन अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो सबके लिए सराउंडिंग अलग होता है। और अगर सबके लिए सराउंडिंग अलग है, तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा, सबके लिए सिस्टम और सराउंडिंग की जो वैल्यूज़ है, या फिर मैं कह सकती हूँ जो उनकी डेफिनेशन है, वो क्या होगी, अलग। कोई कहेगा मेरा सिस्टम बुक्स है, कोई कहेगा मेरा सिस्टम बैट। तो ऐसे केस में हम सिस्टम को ऐसे डिफाइन नहीं करते कि इस पर्टिकुलर चीज़ को सिस्टम कहेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को सिस्टम नहीं करेंगे। एनीथिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। कोई भी चीज़ जो क्या की जा रही है, स्टडी की जा रही है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलो क्या कहा जाएगा, आप लोगों का सिस्टम कहा जाएगा। उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाएगा, आपका सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है। और जो बच जाएगा, जिसकी स्टडी नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, सराउंडिंग। डन यहाँ तक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग को अगर आप ऐड कर दो, सो दैट एडिशन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, आप लोगों का यूनिवर्स। ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करके जो चीज़ बनेगी उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। अब बाउंड्री क्या होती है ना। अब जैसे मान लेते हैं तुम्हारे घर में किचन है, किचन ऑब्वियस है, आपकी दीवारें होंगी, ओपन किचन तो होगा नहीं कि गार्डन में बैठ के बारबेक्यू कर रहे हो वाला, तो नहीं, किचन होगा, बाउंड्रीज होगी, उसमें गैस होगा, फ्रिज होगा, मतलब डिश वॉशर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप की चीज़ें होंगी। तो दैट इज कोई अगर उस पर्टिकुलर किचन में काम कर रहा है, दैट पर्टिकुलर चीज इज नोन एज आप लोगों का सिस्टम। अब किचन के बाहर जो मतलब जो किचन की दरवाजा है, जो किचन की दीवारें हैं, उसके बाहर जितना भी एरिया है, दैट इज सराउंडिंग। तो किचन को और सराउंडिंग को सेपरेट आउट कौन कर रहा है, मेरे बेडरूम को, ठीक है, और बाजू वाले लेट्स से स्टडी रूम को सेपरेट कौन कर रहा है, एक दरवाजा है ना, जिस कमरे में मैं अभी हूँ उससे लगा हुआ एक स्टडी रूम है जहाँ कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सब कुछ है। तो उस बेडरूम को और स्टडी रूम को कौन सेपरेट आउट कर रहा है, वो पर्टिकुलर दीवार सेपरेट आउट कर रही है, जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है कि इस पर्टिकुलर जगह को बेडरूम कहेंगे, इस पर्टिकुलर जगह को स्टडी रूम कहेंगे, उस स्टडी रूम से जगे हुए को हॉल कहेंगे, हॉल से कनेक्टेड को किचन कहेंगे, किचन से उस तरफ के कनेक्टेड को बालकनी कहेंगे, या फिर लेट्स से आपका डिश एरिया कहेंगे, व्हाटएवर। तो ऐसे केस में ये सारी चीज़ों को सेपरेट आउट कौन कर रहा है, आपकी दीवारें सेपरेट आउट कर रही हैं। तो बेसिकली जब भी कोई भी चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करती है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट आउट करती है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री। बराबर, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री। की ये क्या है, बाउंड्री है। लाइक क्रिकेट अगर चल रहा है तो उसकी एक बाउंड्री वॉल होती है कि जो भी होगा इस पर्टिकुलर के अंदर होगा, तो वो जो बाउंड्री के अंदर की चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, सिस्टम। और बाउंड्री के उस तरफ की जो चीजें, लेट्स से स्टेडियम का बचा कुचा पार्ट या फिर पूरे ब्रह्मांड का जो बचा कुचा पार्ट, दैट इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, सराउंडिंग। दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट, सराउंडिंग। तो वो जो पतली सी बाउंड्री होती है, जब फोर जाते हैं तो बाउंड्री थोड़ी सी खिसक जाती है, दैट बाउंड्री इज नोन एज आप लोगों का पार्टीशन। बाउंड्री बेसिकली क्या कहलाती है, पार्टीशन कहलाती है, जो क्या करती है, एक्चुअल में दो चीजों को क्या करती है, सेपरेट आउट करने का काम करती है। पार्टीशन है जो क्या करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है। सिस्टम को क्या करती है, सराउंडिंग से सेपरेट करती है। उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब देखो, कई केसेस में आप बाउंड्री देख सकते हो, जैसे घर की दीवार, कमरों की दीवार, इन सब केसेस में हम बाउंड्री देख सकते हैं। बट अभी मान के चलते हैं आपके पास एक पानी का ग्लास रखा है, खुला हुआ है पानी का ग्लास टॉप पोर्शन से, उस ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, उस पानी के ग्लास को घूरे जा रहे हो, टुकुर 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 देखे जा रहे हो। तो तुम्हारा देखना, ऑब्जर्व करना उस पानी के ग्लास को क्या कहलाएगा, कि पानी का ग्लास बोलो लड़के का कौन है, सिस्टम है।
अब पानी के ग्लास को छोड़ दूं अगर मैं, तो बची कुची जितनी भी दुनिया है, जितनी भी दुनिया, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड, बची कुची जितनी भी दुनिया है, वो सारी की सारी दुनिया आप लोगों की क्या कहलाएगी? दैट दुनिया विल बी नोन एज व्हाट? आपका सराउंडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये कहूंगी कि उस पानी के ग्लास के ऊपर जो हवा है, हवा, लेट्स से ये मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास को मैं स्टडी कर रही हूँ, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस पर्टिकुलर पानी को लेट्स से मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ ये पूरा का पूरा ग्लास, उस ग्लास के अंदर की चीजें, ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा बोलो क्या है? सिस्टम है। लेकिन तुम तो जानते हो कि इसके आजू बाजू हवा होगी, है ना? तो ये हवा क्या कहलाएगी? उसका यूनिवर्स कहलाएगी, सॉरी उसका क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से किचन के बीच में और हॉल के बीच में एक दीवार है, वो दीवार क्या कर रही है? सेपरेट आउट कर रही है। किसको सेपरेट आउट कर रही है? आप लोगों के सिस्टम को और सराउंडिंग को, या फिर किचन को और लेट्स से हॉल को। क्या यहाँ पे आपको उस ग्लास और क्या आपको यहाँ पे उस हवा के बीच में ऐसी कोई बाउंड्री या ऐसी कोई दीवार दिख रही होती है क्या? नहीं दिख रही ना, कोई दीवार नहीं है यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो क्या इस पर्टिकुलर सिस्टम, क्या इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में कोई बाउंड्री ही नहीं है? कोई बाउंड्री नहीं है, तो इट डजंट मीन्स कि आपको अगर बाउंड्री नहीं दिख रही, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हर सिस्टम, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के पेयर में बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, हर सिस्टम और हर सराउंडिंग के पेयर में एक बाउंड्री होती है। हो सकता है वो पर्टिकुलर बाउंड्री आपको दिखे, हो सकता है वो पर्टिकुलर बाउंड्री आपको ना दिखे, राइट? यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है, एक इमेजिनेशन है, बराबर। ये क्या है? एक इमेजिनेशन। जैसे हम लोग सपने देखते हैं, सपनों में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें देखते रहते हैं, दैट इमेजिनेशन, हम इमेजिन करते रहते हैं। तो ये बाउंड्री भी क्या है? हम लोगों की उसी इमेजिनेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, कि ये बाउंड्री भी क्या है? एक इमेजिनेशन है। हो सकता है कई बार ये रियली हो बाउंड्री, राइट, बट कई बार हो सकता है कि ये बाउंड्री रियल ना हो, ये सिर्फ क्या हो? एक इमेजिनेशन हो। तो अगर मान लेते हैं मुझको डिफाइन करना हो बाउंड्री को, तो मैं बाउंड्री को क्या कहूंगी? बेसिकली एक ऐसी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करती है, बट जरूरी नहीं है कि वो जो लाइन है वो आप लोगों की रियल हो सकता है कई केसेस में बाउंड्री क्या होगी? आप लोगों की रियल होगी। रियल मतलब आप उसको देख सकते हो या फिर आप उसको फील कर सकते हो वगैरह, और केसेस में वो दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ हमारी क्या होगी? एक इमेजिनेशन होगी, एक इमेजिनरी बाउंड्री, कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई बाउंड्री होगी बट वो हमको दिख नहीं रही है, वो एकदम प्योर इमेजिनेशन। तो इस तरीके के टोटल कितने टर्म्स इन्वॉल्व किए जाते हैं बाउंड्री को लेकर? 2, कि बाउंड्री असली वाली हो भी सकती है और बाउंड्री असली वाली नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये बाउंड्री को लेकर पहली बातचीत। बाउंड्री को लेकर एक बातचीत और की जाती है कई बार जब हमारे पास रियल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार जब हम लोगों के पास रियल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, चाय के कप को ऊपर से ढका गया है, थर्मस को क्या किया गया है? बंद किया गया है, ढक्कन लगाया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर लेट से अभी मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वो पर्टिकुलर कमरा अभी साउंड प्रूफ है, तो साउंड प्रूफ बनाना पड़ता है ना कमरों को, उसके ऊपर कुछ चिपकाते हैं आई थिंक, तो जिससे कमरे साउंड प्रूफ बन जाते हैं, है ना? तो वो सब क्या है? बाउंड्रीज है, रियल बाउंड्रीज। जिन रियल बाउंड्रीज को बेसिकली मैं क्या कर पा रही हूँ? देख पा रही हूँ। तो ये जो रियल बाउंड्रीज होती हैं, इन रियल बाउंड्रीज को हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? रियल बाउंड्रीज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ऑलरेडी ये क्लासिफिकेशन आपने फिजिक्स में सीखा हुआ होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने सीखा हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन आप लोगों ने नहीं सीखा हो। जैसे एक होगा, आप लोगों का आपने सुना होगा, एक प्रकार की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं आप लोगों की डायएथर्मस बाउंड्री या फिर डायएथर्मिक बाउंड्री, बराबर। डायएथर्मनस या फिर डायएथर्मिक, है ना? एक होती है डायएथर्मिक बाउंड्री, यहाँ लिख देते हैं स्पेलिंग DIATHER, ठीक है, MANOUS, ठीक है, डायएथर्मिनस बाउंड्री, बराबर। और एक होती है इसका उल्टा, यानी कि बोलो कौन? एथर्मिनस बाउंड्री।
अब ये व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायथर्मिनस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायथर्मिनस? तो देखो, अभी जैसे थर्मस होता है, थर्मस के अंदर आप जो भी कुछ रखते हो, ठीक है, थर्मस के अंदर आप जो भी कुछ रखते हो, वो चीज़ें बेसिकली क्या हो जाती हैं आप लोगों की, वो पर्टिकुलर चीज़ें अगर गर्म है तो गर्म ही रहती हैं, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ ठंडी है तो ठंडी ही रहती है ना। मतलब थर्मस क्या करता है, उसकी जो हीट एनर्जी होती है, उस पर्टिकुलर हीट एनर्जी को वो अलाउ नहीं करता, क्या करता है, अलाउ नहीं करता, क्या करने से, बाहर जाने से, है ना। वो अलाउ नहीं करता कि नहीं नहीं नहीं, हीट एनर्जी तुम बाहर कैसे जा सकती हो, तुमको तो बाहर जाना अलाउड नहीं है, बराबर। तो ऐसे केस में अगर आप लोगों की सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, अगर मान लेते हैं घर के बाहर की गर्मी घर के अंदर आ रही है, मतलब क्या, बाहर की हीट एनर्जी अंदर आ रही है, इसका मतलब हमारे घर की जो दीवारें हैं जो कि बनी हुई हैं, वो एक ऐसी बाउंड्री है जो सराउंडिंग की हीट सिस्टम में लाके दे रही है, या फिर मैं ये कह सकूँ सिस्टम की हीट लेट से सराउंडिंग में दे रही है। वो सिस्टम और सराउंडिंग को कंप्लीटली सेपरेट आउट नहीं कर पा रही, हीट के मामले में वो क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है। सिस्टम की हीट सराउंडिंग में भी जा सकती है, सिस्टम सराउंडिंग की हीट सिस्टम में भी आ सकती है। तो ऐसी बाउंड्रीज, ऐसी रियल बाउंड्रीज, ठीक है, जो कंडक्टिंग होती है, ठीक है, ऐसी बाउंड्रीज जो कंडक्टिंग होती हैं, जो हीट एनर्जी का आदान प्रदान अलाउ करती हैं, उन पर्टिकुलर बाउंड्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायथर्मिनस, या फिर एथर्मिक भी आप बोल दो, जो आपको बोलना है, ठीक है। बट कंडक्टिंग, कंडक्टिंग किस रिस्पेक्ट में, हीट के मामले में, ठीक है, हीट के मामले में। अब जैसे थर्मस है, थर्मस वैसे तो काफी समय तक वो चाय या कॉफी को गर्म रखने का काम करता है, बट ऑब्वियसली कि एक समय बाद तो, क्योंकि उसके वेपर्स निकल, मतलब एक समय बाद तो ठंडा हो ही जाएगा, बट मैं कुछ समय तक तो वो वेप का क्या रखता है, गर्म रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने अंदर की वो जो हीट एनर्जी है, उस पर्टिकुलर हीट एनर्जी को वो बाहर नहीं जाने देता। तो जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज आप लोगों की नॉन कंडक्टिंग होती हैं हीट के मामले में, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एथर्मिनस सब्सटेंस कहते हैं। तो पहले तो मैंने बाउंड्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया कि कोई भी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री। फिर मैंने बाउंड्री को रियल और इमेजिनरी कहा, फिर रियल को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर रही हूँ, डिपेंड कि वो कंडक्टिंग है हीट के मामले में, तो एथर्मिनस और डायथर्मिनस, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी हम बाउंड्रीज को, यानी कि रियल बाउंड्रीज को, नॉट बाउंड्रीज को, तीन और फर्दर कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मतलब बाउंड्रीज को और क्लासिफाई किया जाता है। ये सारी चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, किताब में सिर्फ इतना मिलता है कि वो एक पार्टीशन है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं, बराबर। और ये लिखा रहेगा ज्यादा से ज्यादा कि वो इमेजिनरी है कि रियल है। रियल बाउंड्रीज को अगेन हम लोग क्या करते हैं, तीन फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। अब ये तीन फर्दर पार्ट्स आप लोगों के क्या हैं, ठीक है, ये तीन फर्दर पार्ट्स ये होते हैं कि जो बाउंड्री आपने ली है, क्या वो, जैसे हीट के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया, क्या वो हीट एनर्जी को जाने दे रही है कि नहीं जाने दे रही है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली ऑल अबाउट हीट एनर्जी, इसलिए मैं हीट एनर्जी की बात कर रही हूँ, ना कि किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ना कि किसी साउंड एनर्जी की। तो अभी हीट के अलावा एक और चीज होती है रिएक्शंस में, वो होता है मैटर। यानी कि अगर आप किसी रिएक्शन को करा रहे हो तो आप मैटर देते हो ना, मतलब रिएक्टेंट देते हो, प्रोडक्ट बनता है, तो मैटर की बात की जाती है। अगर मान लेते हैं किसी बाउंड्री से, ठीक है, मान लेते हैं किसी बाउंड्री से मैटर एक पार से उस पार जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दीवार है तुम्हारे सामने, दीवार पे जाके अपना हाथ रखो, तो क्या वो हाथ दीवार के उस पार चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। मतलब ये दीवार, मेरे कमरे की दीवार एक ऐसी दीवार है जो किसी भी मैटर को, हीट को नहीं, मैटर को इधर से उधर जाने अलाउ नहीं कर रही है ना। मैटर को वो जाना क्या नहीं कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही। इसीलिए इस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे, इम्परमिएबल बाउंड्री कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब मैटर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया इस पार से उसने उस पार जाने के लिए। दूसरी कैटेगरी होती है हैरी पॉटर वाली। हैरी पॉटर मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है, जब वो आई थिंक कौन से तो नंबर का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा रहता है वो हॉगवर्ट्स स्कूल जाने के लिए, ठीक है, आई थिंक 5:30 या डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। तो एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर दीवार होती है, उस दीवार में कैसा होता है, वो दौड़ के जाता है और घुस जाता है।
तो दीवार ने क्या किया, पूरे के पूरे हैरी पॉटर जैसे मैटर को अपने अंदर उसने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि आजा भैया मेरे अंदर आजा। तो जब भी कोई बाउंड्री से सिस्टम की चीज़ें सराउंडिंग में चली जाएं या सराउंडिंग की चीज़ें सिस्टम में आ जाएं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये बाउंड्री कैसी है, परमिएबल है। ये परमिट कर रही है इधर से उधर जाना। ये क्या कर रही है, परमिट कर रही है, कंप्लीटली क्या कर रही है, अलाउ कर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपकी परमिएबल बाउंड्री। और एक होती है बीच की बाउंड्री, ठीक है, जिसको आप लोग सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है में क्या है भैया, ये क्या है, देखो जैसे कि एक देश और दूसरे देश के बीच में बाउंड्रीज होती हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं इंडिया हमारा एक सिस्टम है, क्योंकि हम यहाँ पे लेट से रह रहे हैं, मैंने अपने इंडिया को एक सिस्टम माना है। तो इंडिया को छोड़ के जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो मेरा क्या कहलाएगा, बचा कुचा यूनिवर्स क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। मान लेते हैं मुझे किसी एक्स कंट्री में जाना है, तो ऑब्वियस है तुम्हें एक्स कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लगाना पड़ेगा, वीज़ा मिलेगा, फिर तुम जाओगे, वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होगी, वो तुम्हें बोलेंगे कि अच्छा हम तुम्हें अलाउ करते हैं जाना, फिर तुम जाओगे, राइट, ऐसे ही होगा। अब मान लेते कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को वीज़ा नहीं कहा है, मतलब आप वहाँ पे बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो। ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें हमारे इंडिया को वीज़ा फ्री रखा गया है, आपको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली क्या करो, टिकट बुक करो, एयरपोर्ट पहुँचो, इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठो और सीधा अपने पासपोर्ट के थ्रू, ऑब्वियस है पासपोर्ट होना चाहिए, उसके थ्रू आप उड़कर कहाँ पहुँच जाओ जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो। बट देयर आर सम कंट्रीज, है ना, जहाँ पे आप बिना वीज़ा के तो घुस भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, बिना वीज़ा के घुसते हो, तो ऐसे केस में आप लोगों को पहली बात तो वो पकड़ लेंगे, अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, जब आप इंडिया में हो तब आप यहाँ से इंडिया में उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी एम्बेसी है वहाँ जाओ, वहाँ से पहले वीज़ा अप्रूव करवाओ या फिर ऑनलाइन वीज़ा लेट से अप्रूव कराओ, जैसा भी है, और फिर आप उस वीज़ा को लेकर हमारे देश आओ, राइट। फॉर एग्जांपल मलेशिया में इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। अगर आपको मलेशिया लेट से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करने से पहले ही, आई थिंक ऑनलाइन लेते आए मेरे हिसाब से वीज़ा, 2 साल पहले तक तो ऑनलाइन लेते थे, अभी तो नहीं पता मुझे, वैसे तो अब तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही लेंगे, बट ऑनलाइन वीज़ा 2 साल पहले था। तो आप पहले वीज़ा की अप्रूवल लो, ठीक है, वो आपको वीज़ा देंगे, एक आएगा आपके पास, मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपके पास आएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। उस वीज़ा की हार्ड कॉपी लेकर, पासपोर्ट लेकर फिर आप जाओगे अपने एयरपोर्ट, फिर आपको यहाँ से इंडिया वाले फ्लाइट में बैठाने की परमिशन देंगे, फिर आप उस कंट्री जाओगे, फिर आप अगेन अपना पासपोर्ट वीज़ा दिखाओगे, फिर वो आपको अपनी अंदर कंट्री के घुसने की परमिशन देंगे। सोचो कितनी नौटंकी है ना। अच्छा, अब मान लेते एक दूसरी कंट्री है, लेट्स से इंडोनेशिया के लिए वीज़ा इंडिया के लिए फ्री है, मतलब फ्री इन द सेंस वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब आप यहाँ से जब इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठोगे तो आपको एयरपोर्ट में कोई वीज़ा इंडिया के एयरपोर्ट में कोई वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट दिखाओ, टिकट्स दिखाओ और घुस जाओ फ्लाइट में। फिर जब आप वहाँ पे इंडोनेशिया के एयरपोर्ट में जब आप उतरोगे तो वहाँ के जो कस्टम रहता है, जब उतरने के बाद वो कस्टम एक्चुअली आपको तभी के तभी आपके पासपोर्ट पर ठप्पा मार के दे देगा करके। वैसे तो हमेशा जब भी आप ट्रैवल करते हो पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है, बट तब वो आपको ठप्पा लगा कर दे देगा कि हाँ करके इस इंसान को हमने वीज़ा ऑन अराइवल दिया, मतलब हम इसको अपने देश के अंदर घूमने की परमिशन वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं। बट इट डजंट मीन्स कि इंडोनेशिया पूरी दुनिया को वीज़ा ऑन अराइवल की सिचुएशन दे रही है, ठीक है, बराबर। इट डजंट मीन्स कि इंडोनेशिया पूरी दुनिया को वीज़ा ऑन अराइवल की परमिशन दे रही है, वो इंडियन को दे रही है, इंडियंस को, हो सकता है बाकी और भी कुछ कंट्रीज को दे रही हो, बट इंडियंस को तो दे रही है। और हो सकता है कुछ कंट्रीज ऐसी हो, ठीक है, बराबर, ऐसी कुछ हो जिन कंट्रीज को इंडोनेशिया अलाउ नहीं कर रहा है, बराबर, आप लोगों का वीज़ा ऑन अराइवल। उनके लिए वही नियम है मलेशिया वाला कि जाओ भैया, जाके पहले हमको इतना करेंसी पे करो, ऑनलाइन हमसे ये सारी चीज़ें निकालो और उसके बाद आप हमारे देश में घुसना, फिर आप हमारे देश में घुसना, ठीक है। ये इस तरीके का, मतलब ये तुम्हें लगता पार्शियलिटी हो रही है। कुछ कंट्रीज इंडिया, मतलब कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया,
उनको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जा रहा है और कुछ कंट्रीज़ को नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी ही यानी कि ये बाउंड्री तो बहुत ही गलत बाउंड्री है। बस केमिस्ट्री में यही होता है। सेमी परमिएबल बेसिकली हम उन बाउंड्रीज को कहते हैं जो इसी प्रकार की हरकत करती हैं। कुछ लोगों को ये अलाउ करती हैं अपने अंदर से उस तरफ जाना, और साथ में कुछ लोगों को ये अलाउ नहीं भी करती हैं। इस बारे में हम ज़्यादा बातचीत करेंगे आप लोगों के सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज में, राइट। ये इस तरीके की बातचीत होती है। तो बाउंड्रीज को लेकर क्लियर हो। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरा कंसर्न क्या है? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली या तो परमिएबल बाउंड्रीज के साथ डील करता है या तो थर्मोडायनेमिक्स इम्परमिएबल बाउंड्रीज के साथ डील करता है। सेमी परमिएबल बाउंड्रीज के साथ डील बेसिकली आपको करना है सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग आप लोगों के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली चीज को डील नहीं करेंगे। डन। यहाँ पे क्या हमने बाउंड्रीज को क्लासिफाई कर लिया? बिल्कुल क्लासिफाई कर लिया, ठीक है, एकदम हो गया हमारा। अच्छा, एक और होता है बाउंड्री का क्लासिफिकेशन जो कि तुमने शायद बचपन में भी सुना होगा। एक होती है आप लोगों की रिजिड बाउंड्रीज, ठीक है, रिजिड बाउंड्रीज। अच्छा, और एक होती हैं आप लोगों की फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। अब देखो ये रिजिड और ये फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज आप लोगों की बेसिकली क्या है? मान लेते हैं कोई एक हॉस्टल है, यूजुअली गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल की बात करते हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ उसके कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल था, ठीक है। अब जो गर्ल्स हॉस्टल था उनको लिमिट थी, शाम के 7 बजे के बाद एंट्री नहीं, मतलब नहीं। 7 बजे जो वार्डन थी वहाँ की, वो गर्ल्स हॉस्टल में बेसिकली आती थी चेक करने के लिए कि हर एक लड़की रूम में मौजूद है कि नहीं है, पर्सनली वो चेक करती थी। तो एकदम रिजिड थे वहाँ के नियम, है होना मतलब होना, चाहे कुछ भी हो। अगर लेट से नहीं मिलती थी तो फिर पेरेंट्स को फ़ोन लगाना, ये करना वो करना, परमिशन लेकर कहीं जाना, बहुत लफड़े। अब उसी कॉलेज के कैंपस में बॉयज़ हॉस्टल था। वहाँ पे तो तुम अगर रात के 12 बजे भी जाओगे ना तो भी तुम्हें लड़के भटकते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ रिजिडनेस नहीं थी। वहाँ पे ऑब्वियसली उनके वार्डन भी देखते होंगे, बट वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। वहाँ चलता है 7 का 7:30 भी हो गया, 7:30 का 10:30 भी हो गया। तो अगर कोई बाउंड्री रिजिड है जो किसी भी केस में एक्सपैंड नहीं होगी, है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं रिजिड बाउंड्री। और अगर मान लेते हैं कल को मैं बाउंड्रीज एक्सपैंड होने लगी, जैसे बलून है, बलून जब नहीं हवा होती है तो कैसा दिखता है? जब बलून को फूंक मारते हो तो देखो उसकी बाउंड्री कैसे होती है, एक्सपैंड होने लगती है, फैलने लगता है एकदम। दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज रिजिड भी हो सकती हैं, बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं, बाउंड्रीज रियल भी हो सकती हैं, बाउंड्रीज इमेजिनरी भी हो सकती हैं। बट रियल बाउंड्रीज में अगर मैं बातचीत करूं किस टॉपिक पे, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, की हीट का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, तो हम लोग वहां पे टोटल कितनी बाउंड्रीज के साथ डील करते हैं? 3 बाउंड्रीज के साथ, 2 बाउंड्रीज के साथ डील करते हैं। और अगर मैं बाउंड्रीज का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे करूं कि वहां पे आप लोगों का मैटर एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मैटर मतलब जो भी सब्सटेंस, तो उसके हिसाब से बाउंड्रीज इतने टाइप्स की होती हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपके थर्मोडायनेमिक्स में 3 टर्म डिफाइन किए गए, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज। और सिस्टम और सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्स। डन, ओके। अब उसके बाद हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है? क्या मुझे थर्मोडायनेमिक्स में पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई करनी है? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग की पढ़ाई करनी है? बिल्कुल नहीं। यार थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसको स्टडी करने वाले हैं? हम लोग सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं सिस्टम को स्टडी करूंगी। लेट्स से मैं एक लैब में हूं और मैं कोई प्रैक्टिकल कर रही हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा सिस्टम कहलाएगा। मेरे बाजू का जो मेरा दूसरा क्लासमेट है वो लेट्स से कोई दूसरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरा प्रैक्टिकल उसका सिस्टम कहलाएगा। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सिस्टम के अलावा हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे। सिस्टम को आप कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हो? सिस्टम को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। अब आपके सिस्टम को पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन फेज। अब ये फेज वाले टॉपिक को भी हम समझेंगे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है स्टूडेंट्स में, ऑब्वियसली पढ़ाने वालों में, और जो समझ गए स्टूडेंट उनके बीच में नहीं, अदरवाइज ये हमारे बीच में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। एक सस्ता सा भी सवाल एक दफ़ा JEE एडवांस में पूछा गया था, उसमें भी हम अटक गए थे। सोचो फेज जैसे चिंदी चीज़ में, बाद में बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
दूसरी बातचीत होती है किसके बारे में कि सिस्टम को बाउंड्रीज के हिसाब से आप कैसे क्लासिफाई करते हो, बेस्ड ऑन बाउंड्री। और अगर तुम अपनी बोर्ड्स की किताबें देखोगे तो यूजुअली तुम्हें वहां पे सिस्टम बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई हुआ मिलेगा, फेज के अकॉर्डिंग जनरली नहीं मिलता है। तो अगर मैं बाउंड्रीज के हिसाब से सिस्टम को क्लासिफाई करूं तो टोटल हम लोगों के पास कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं? 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। पहले सिस्टम को कहा जाता है आप लोगों का ओपन सिस्टम, फिर एक को कहा जाता है क्लोज्ड सिस्टम और एक को कहा जाता है आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड? सिर्फ एक एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल के वाया इसको समझेंगे। मान लेते हैं आपके पास एक चाय का कप है, गरम गरम, या फिर लेट्स से कॉफी मग है, व्हाटएवर। अब इसके अंदर चाय भरी हुई है, टी। तो वो जो टी आपने इसके अंदर भरी है, दैट टी इज योर मैटर। अब क्योंकि ये चाय अभी अभी गैस से उतर कर आई है तो इसके अंदर क्या होगी, इसका टेम्परेचर भी होगा, इसके अंदर हीट होगी। अच्छा, अब मैंने इस चाय के कप को खुला छोड़ दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस चाय के कप को खुला छोड़ दिया। अब होगा क्या, ये जैसे ही चाय का कप अगर खुला छूटेगा तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि इस चाय के कप के अंदर जो भी हीट होगी, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है, अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करो, बहुत आसान लगेगी कि ये जो हीट है ये निकल के बाहर चली जाएगी और कुछ देर बाद आपकी चाय क्या हो जाएगी, ठंडी, है ना, आपकी चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। यानी कि ये एक पता नहीं भैया ये कैसा सिस्टम है कि इस सिस्टम, ये चाय का कप क्या है, दिस चाय का कप इज योर व्हाट, ये कप क्या है, आप लोगों का सिस्टम है। और चाय के कप के आजू बाजू जितनी भी जगह है या फिर पूरा यूनिवर्स जो बच गया है उस चाय के कप के अलावा, वो क्या है, आपका सराउंडिंग है ना। अच्छा, अब क्या तुम्हें इस चाय के कप और उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के बीच में कोई बाउंड्री दिख रही है क्या? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई बाउंड्री दिख नहीं रही है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रही है, एक इमेजिनरी बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है। बट सोचो ये इमेजिनरी बाउंड्री कितनी गंदी बाउंड्री है। बाउंड्री का काम होता है कि एक इधर की चीजों को उधर नहीं करने का, है ना। ये इतनी गंदी बाउंड्री है कि ये चाय के अंदर जो भी हीट थी उस हीट को इसने बोला जा जा सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग में जा। यानी कि इसने बेसिकली क्या कर दी, इसने बेसिकली उस पर्टिकुलर सिस्टम की हीट एक्सचेंज कर दी, है ना। इसने उस पर्टिकुलर सिस्टम की क्या कर दी, हीट एक्सचेंज कर दी। अगर चाय का कप मानो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन वैसे ही पड़ा रहा तो तुम देखना इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से भले ये प्रोसेस स्लो होगी बट कुछ दिनों बाद तुम देखोगे कि चाय का कप खाली हो चुका है, उसके अंदर कोई चाय बची नहीं, क्योंकि उसके अंदर की जो चाय थी वो भी बोलो क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई, राइट, वो भी इवेपोरेट होकर बाहर चली गई। यानी कि ये सोचो कितनी गंदी बाउंड्री है कि ये मैटर भी एक्सचेंज करती है। तो यानी कि ओपन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिस सिस्टम के अंदर की हीट और उसका मैटर, ठीक है, दोनों ही, हीट की जगह कई कई बार किताबों में ये वर्ड भी आपको देखने को मिलता है, एनर्जी। एक ऐसा सिस्टम जो अपने अंदर की एनर्जी और अपने अंदर का जो मैटर है ये निकाल के कहाँ कर देता है, आप लोगों का बाहर भेज देता है। कहाँ पे बाहर भेज देता है, सराउंडिंग में बाहर भेज देता है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। लेकिन ओपन सिस्टम ने ऐसा क्यों किया, वो इसीलिए किया क्योंकि उसकी बाउंड्री ना कामचोर थी, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। अच्छा, कैसी बाउंड्री थी, अब तुम खुद सोचो। अगर कोई बाउंड्री हीट एक्सचेंज करा रही है तो हीट के हिसाब से हमने बाउंड्रीज को देखो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, डायथर्मनस और एथर्मनस। तो जो हीट कंडक्ट करवा रही है, कंडक्ट मतलब इधर का उधर कर रही है, वो कैसी होगी, डायथर्मिक। यानी कि ओपन सिस्टम में माना की बाउंड्री इमेजिनरी होती है बट इमेजिनरी के अलावा बड़ी कमबख्त डायथर्मिक भी होती है, हीट निकाल के दे दी बताओ उसने सिस्टम की। अच्छा, दूसरा मैटर को भी एक्सचेंज करा रही है, मतलब वो अलाउ कर रही है कि जा वहां से वहां जा, मतलब ये डायथर्मिक भी है एज वेल एज ये कैसी बाउंड्री है, परमिएबल बाउंड्री है, ठीक है। डायथर्मिक भी है और एज वेल एज कैसी बाउंड्री है, परमिएबल। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले एग्जांपल में मान लेते हैं इस चाय के कप को ढक देती हूँ एक प्लेट से, ढकते हैं ना, जैसे मान लेते हैं आपने जिस पर्टिकुलर पर्सन को चाय का कप दिया उस पर्टिकुलर पर्सन ने चाय का कप जो है आप लोगों का, 1 मिनट, ब्रह्मा का एक डाउट है, ब्रह्मा, ये दोनों डाउट्स मैं प्रोबेबली आज रात को या कल मॉर्निंग में इसका वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगी, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा नहीं कि तुम कैसे निकालोगे इस चीज़ को, ठीक है, मैं इसका वीडियो सोल्यूशन डाल देती हूँ।
अगर कल मॉर्निंग तक मेरा मैसेज नहीं आया, कल मॉर्निंग 12-1 बजे तक, ठीक है, फिर कल रात तक, तो मुझे एक स्माइली भेज देना बस। चलो अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मान के चलते हैं ये पर्टिकुलर कप है और इस पर्टिकुलर कप को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से ढक दिया। ये देखो ये ऐसे ढक दिया, ठीक है, ये ऐसे। तो अब क्या होगा, कप के ढकने से होगा क्या, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या चाय के अंदर, मतलब जो कप के अंदर जो पर्टिकुलर मैटर है, क्या वो मैटर निकल के बाहर जाएगा क्या? देखो अगर आप चाय के कप को 100 सालों तक, यानी कि कुछ सालों तक पड़े रहने दोगे, तो ऑब्वियस है कि ढके हुए के अंदर से भी मैटर इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे, बट लेकिन वो उसके चांसेस बहुत ही रेयर है ना, यूजुअली ना के बराबर है। तो ऐसे केस में अब जो मैटर है, वो मैटर बोलेगा मैं जाऊंगा बाहर, मैटर बोलेगा मैं बाहर जाऊंगा, तो ऊपर जो चाय का कप आपने ढक कर रखा है जिस प्लेट से, वो प्लेट उसको एक फटकार नहीं मारेगा, भक्त तू कहाँ से बाहर जाने की बात कर रहा है, तू बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तेरे को क्या कर दिया है, अंदर अपने लॉक कर दिया है, तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब आप ये देखते हो कि यार हीट तो चली गई, कुछ देर बाद चाय का कप भले ही ढका हुआ था, लेकिन मान लेते 6 घंटे बाद आपकी चाय ठंडी हो गई, इसका मतलब हीट एक्सचेंज तो यहाँ पर हो गई। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कैसी बाउंड्री है, पहली बात तो ये एक रियल बाउंड्री है ना, ये एक रियल बाउंड्री, आप इसको असलियत में देख पा रहे हो। लेकिन ये बाउंड्री ऐसी है जिसने मैटर को जाने से मना कर दिया कि मैटर तुम नहीं जाओगे, इसका मतलब कैसी है, इम्परमिएबल है। ये कैसी है, इम्परमिएबल है, ठीक है, ये कैसी है, इम्परमिएबल। लेकिन इसने हीट को तो अभी भी अलाउ किया है, इसका मतलब ये कमबख्त कैसी है, डायथर्मिक भी है एज वेल एज। तो आप लोगों का क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम कहलाता है जिसमें आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक रियल बाउंड्री होती है, वो भी इम्परमिएबल एंड डायथर्मिक, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। और उस प्रकार के सिस्टम को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज को ढक दो तो ढकी हुई चीज क्या कहलाती है, क्लोज सिस्टम। और एक तीसरा सिस्टम होता है, उस तीसरे सिस्टम को हम लोग बेसिकली कहते हैं आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मैं पहले बता देती हूँ मकसद क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में जो आप लोगों का मैटर है, क्या ये मैटर बाहर जा सकता है क्या, नहीं। अगर क्लोज में नहीं जा पाया तो आइसोलेटेड क्या उसको बाहर भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा, डज नॉट अलाउ। अगर मैं बात करूं हीट के या फिर एनर्जी के एक्सचेंज की, क्या हीट और एनर्जी एक्सचेंज होती हैं क्या, तो हीट और एनर्जी आप लोगों की एक्सचेंज नहीं होती। मतलब ना तो ये अपने सिस्टम की हीट बाहर जाने देता है, ना ही अपने सिस्टम की बाहर क्या जाने देता है, एनर्जी बाहर जाने देता है। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होते हैं हम लोगों के थर्मस, यानी कि थर्मोफ्लास्क। ये थर्मोफ्लास्क के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स लगे होते हैं, मतलब थर्मोफ्लास्क की बेसिकली एक बॉटल ही तो होती है, बट उस बॉटल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल लगे होते हैं जो क्या करता है, आप लोगों के हीट को मना कर देता है, ये हीट बाहर नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का। हाँ, अगर तुम थर्मस को 50 घंटे तक वैसे रखोगे, डेफिनेटली सब्सटेंस अंदर ही अंदर अपनी खुद की हीट खुद ही अपने सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब जैसे कि मान लेते थर्मस है, थर्मस को आपने यहाँ तक भर के रखा है, तो ये हीट यहाँ जाएगी, फिर वापस ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे करते करते अल्टीमेटली कुछ समय बाद तो वो ठंडा हो ही जाना है, बट लेकिन क्या वो थर्मस को छोड़कर बाहर गई क्या, सराउंडिंग में गई क्या बाहर, वो नहीं, वो अंदर ही अंदर रह गई। तो ऐसे केस में थर्मोफ्लास्क का कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब जरूर इनकी बाउंड्री कैसी रही होगी, इनकी बाउंड्री कैसी रही होगी, रियल। क्योंकि अगर वो बाउंड्री रियल नहीं होती तो मैटर तो भाग जाता, इसका मैटर नहीं भागा है, इसका मतलब बाउंड्री कैसी है, रियल है ना। बाउंड्री कैसी है, बोलो रियल है। एज वेल एज क्या हीट भागी, हीट भी नहीं भागी, तो जी यानी कि आपकी बाउंड्री कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, एथर्मेनस कहते हैं या फिर एथर्मिक कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था सिस्टम का बाउंड्रीज के बेसिस पर। वैसे ही हम हमारे सिस्टम को फेज के बेसिस पर भी क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अगर मैं फेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दूं तो बहुत ही सिंपल सा है, 2 क्लासिफिकेशन होंगे। एक जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, होमोजीनस फेज, और दूसरा बेसिकली क्या होता है आप लोगों का हेट्रोजीनस फेज। अब देखो होमोजीनस और हेट्रोजीनस ये जो वर्ड्स हैं ये तुम लोग बेसिकली बहुत अच्छे से जानते हो,
है ना, इसमें मुझे अलग से तुम लोगों को बताने की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें हम गलती करते हैं। अब मैं डायरेक्ट वो गलतियां बताती हूँ। अब जैसे मान के चलो किसी ने तुमसे ये पूछा कि गिवन सिस्टम आपका होमोजीनियस है कि गिवन सिस्टम आप लोगों का हेट्रोजीनियस है। तो मान लेते हैं आपके पास एक पर्टिकुलर बॉटल है, उस बॉटल के अंदर आप देखते हो और आपको सब कुछ लिक्विड ही लिक्विड दिखता है, लिक्विड ही लिक्विड। मान लेते हैं मैंने 2-3 प्रकार के लिक्विड मिक्स कर दिए हैं, है ना, और आप लोगों को सब कुछ लिक्विड ही लिक्विड, लिक्विड ही लिक्विड दिखता है, बराबर। तो आप क्या कह देते हो कि मैडम ये तो क्या है, एक होमोजीनियस है। बट नहीं, ध्यान से सुनना। अगर आपका कंटेनर कुछ ऐसा है, मान लेते हैं या आप लोगों का कंटेनर कुछ ऐसा है कि इस कंटेनर में कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं, मतलब ऐसी, और कुछ चीजें आप लोगों की कैसी हैं, ऐसी। मतलब जब आप पेट्रोल को और जब आप क्या करते हो, पानी को मिक्स करते हो, तो आपको वो पेट्रोल पानी के ऊपर अलग से तैरता हुआ नजर आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या पेट्रोल लिक्विड है? बिल्कुल पेट्रोल लिक्विड है। क्या वाटर लिक्विड है? बिल्कुल वाटर लिक्विड है। जैसे मान लेते हैं ये लिक्विड है ना, ये भी लिक्विड है। तो कई लोगों की फीलिंग क्या होती है कि मैडम यहाँ पे देखिए दोनों की दोनों चीजें लिक्विड है, तो चलिए अपन एक काम कर देते हैं, दोनों ही लिक्विड चीजों को आप कह दो कि ये होमो है। बट ये होमो नहीं है, ये हेट्रो है। क्यों ये हेट्रो है? क्योंकि आपने बचपन से हेट्रो या होमो की जो फीलिंग है वो ही गलत ली है। होमो का सिंपली ये मतलब हम बचपन से पढ़ते आए, इवन मैंने भी कई बार लोगों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया है कि फिजिकल स्टेट सेम होती है ना, और हेट्रो का मतलब फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती। बट रियलिटी में अगर आप होमो और हेट्रो केस में जाओगे तो किसी भी सिस्टम को आप हेट्रो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कहोगे कि तेरा फिजिकल स्टेट सेम है ना, तो चलो तेरे को हेट्रो कह देते हैं। ये हेट्रो के लिए या होमो होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आप लोगों का सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसकी थ्रू आउट फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर कंटेनर में अगर आप देखो कि आप लोगों की प्रॉपर्टीज किस पॉइंट पे क्या क्या है, और आपको अगर हर पॉइंट पे आपकी प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, तो आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को कहते हो कि वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर थ्रू आउट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो ही वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या कहलाता है, होमो। और अगर वो सेम नहीं है तो वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या कहलाता है, आप लोगों का हेट्रो। अब जैसे ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में मान के चलते हैं, मैं तुमसे कहती हूँ इस पॉइंट पे कैलकुलेट करके बताओ कि फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी होगी। तुमने बोला कि मैडम एक्स होगी। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सब में मत घुसना, बस मैंने इतना बोल दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी काउंट करके बताओ। फिर मैंने कहा कि इस पॉइंट पे फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी होगी, जरा काउंट करके बताओ। तुमने कहा वाई होगी। तो यार ये तो होमो है, तो होमो में तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बट क्या यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है। इसीलिए ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका हेट्रो कहलाएगा। तो बेसिकली हेट्रो हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर फेजेस सेम है तो आप सीधा मुंह फाड़ दोगे कि ये होमो है, ऐसा मत करना। ये देखना कहीं जिन लोगों को आपने मिक्स किया है कहीं वो इमिसेसिबल लोग तो नहीं है। इमिसेसिबल का मतलब जो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते। अब अगर दो चीजें प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगी तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं होंगी? अलग अलग होंगी ना, एक पॉइंट पे अलग, दूसरे पॉइंट पे अलग, तो वो हेट्रो कहलाएगा। मान लेते हैं आपके पास कोई एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के ऊपर एक लिक्विड पड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं लिक्विड है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आप लोगों की सॉलिड सरफेस है। तो ऐसे सॉलिड और लिक्विड सरफेस क्या आपस में मिक्स हो पाए? क्या नहीं मिक्स हो पाए। हाँ, अगर तुम बर्फ को पानी में डालोगे तो जब बर्फ पानी में जस्ट डाली गई है तब वो क्या कहलाएगा, वो हेट्रो कहलाएगा। लेकिन जब बर्फ पानी में घुल जाएगी तो आपको पूरा थ्रू आउट द सोल्यूशन कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा। आप कहीं पे भी जाके प्रॉपर्टीज मेजर करो, आपको हर जगह प्रॉपर्टीज कैसी दिखेंगी, सेम दिखेंगी। तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, आपका पर्टिकुलर चीज आपकी क्या कहलाएगी, होमो। दूध है, पानी है, आपने उनको मिक्स कर दिया, तो आप उस पर्टिकुलर दूध को बॉटम से निकाल के उसकी प्रॉपर्टी चेक करो कि टॉप से निकाल के आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज करो। वो थ्रू आउट बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है। एक तो दोनों की फिजिकल फेस भी सेम थी, ऊपर से इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हुई है, इतने अच्छे से हुई है कि आप किसी भी पॉइंट से उस पर्टिकुलर लिक्विड को अगर आप निकालेंगे और उस लिक्विड की अगर प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो आपको सेम मिलेगी। तो उस प्रकार के लिक्विड्स को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का होमो। तो किसी भी सिस्टम को हेट्रो कब कहना, जब उसके मिलाए हुए चीजें आपस में मिक्स नहीं हो पाई।
है ना। और जो चीजें आपस में मिक्स नहीं होती हैं, मिक्स नहीं हो पाई, तो मिक्स नहीं हो पाने वाली चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इमिसेबल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, बेसिकली इमिसेबल कहते हैं। जो चीजें मिक्स नहीं हो पाती हैं उनको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इमिसेबल कहते हैं। और ये लोग हेट्रो के केस में आता है, जब एक सॉलिड किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में होता है और वो लिक्विड उस पर्टिकुलर सॉलिड ये आपस में डिसॉल्व नहीं हो पाए। अगर डिसॉल्व हो गए तो होमो कहलाएंगे, लेकिन अगर डिसॉल्व नहीं हो पाए तो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, हेट्रो कहेंगे। जरूरी नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में ऐसी कंडीशन हो। मान लेते हैं आप लोगों के पास यहाँ पे एक लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर मान लेते हैं गैस है, और ये लिक्विड और ये गैस आपस में डिसॉल्व नहीं हो पाए तो वो पर्टिकुलर चीज भी क्या कहलाएगी, हेट्रो कहलाएगी। ठीक है, तो हेट्रो का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ आपके फिजिकल स्टेट्स मतलब सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग हो ऐसा नहीं होता है। सेम फिजिकल स्टेट होने के बावजूद अगर थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टीज अलग हैं तो आप उस सिस्टम को भी क्या कहते हो, हेट्रोजीनस सिस्टम कहते हो। कि ये सिस्टम कैसा है हम लोगों का, हेट्रोजीनस सिस्टम है। जैसे कि अगर मैं बातचीत करूं तो आप लोगों का एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे हमें पता है अभी रूम टेम्परेचर पे पानी है, 100 डिग्री के ऊपर जाओगे तो भाप है, 0 या 4 डिग्री के आसपास आओगे तो बर्फ है। बट एक्चुअली में 0.38 डिग्री सेल्सियस ये आप लोगों का एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसे हम पानी का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। हर लिक्विड का अपना अपना पॉइंट अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, बट ये ट्रिपल पॉइंट है किसका, वाटर का है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द मैम टर्म ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है जब आप लोगों का पानी यानी कि बर्फ सॉलिड वाली, और आप लोगों का पानी लिक्विड वाला, और आप लोगों का पानी कौन सा, भाप वाला, यानी कि बेसिकली सॉलिड लिक्विड और वेपर्स आपके पानी के तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर आप 0.38 डिग्री सेल्सियस पर होगे, ठीक है, ये 0.38 डिग्री सेल्सियस बेसिकली आप लोगों का ऐसा है जहां पे ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ये सब आपस में इक्विलिब्रियम पे होंगे। एग्जिस्ट बोलना तो देखो गंदा वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। अब इसमें आपको ज्यादा अपना खोपड़ी नहीं चलानी है, ठीक है, कि अच्छा मैडम तीनों साथ में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, मत सोचो, उतना दिमाग अपना मत जलाओ, ठीक है। बट ये इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट अकर, मतलब ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट को आप इस तरीके से डिफाइन करना कि जब मैं एक्चुअली में एक कर्व बनाती हूं, ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन किसके साथ, आप लोगों के टेम्परेचर के साथ, तो हम ये लोग ये देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे इन तीनों के सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों के कर्व एक दूसरे को आकर मीट करते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। एग्जिस्ट वर्ड मत यूज करना प्लीज। हाँ, जैसे कि अगर मैं कहूं कि सॉलिड का कर्व जो भी बना होगा टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का, लिक्विड का कर्व जो भी टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर में बना होगा, और आप लोगों के उसी पर्टिकुलर सेम लिक्विड का गैस का कर्व जब बनाया गया होगा, कर्व मतलब कब, जब हम लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में इनका कर्व बना रहे हैं, वो भी एक ही ग्राफ पेपर पे तीनों का, तो जिस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन तीनों कर्व का, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन तीनों कर्व का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सिर्फ 0.38 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये आप लोगों को एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होता है, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे आप लोगों का ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एट ट्रिपल पॉइंट आप लोगों का जो सिस्टम है, पानी वाला सिस्टम, ये होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है, तो ये सिस्टम आपका कैसा कहलाएगा, हेट्रोजीनस, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। और ऑब्वियस है कि वहां पे आप ये कह सकते हो कि तीनों चीजें उस पर्टिकुलर चीज पर क्या हो रही होंगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी, को एग्जिस्ट कर रही होंगी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपना ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। हो सकता है मैं मे बी ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू बताने में शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, तुम चेक कर सकते हो कि गूगल पर, बट वो डेटा तुम्हारे कोई काम का नहीं हो, फालतू डेटा है, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट को हेट्रोजीनस सिस्टम कहा जाता है। ट्रिपल पॉइंट को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस सिस्टम। अब जैसे इसी पर्टिकुलर चीज में ना एक गलती और होती है। अब देखो वो गलती क्या होती है, जैसे कि तुमको पता है कि आप लोगों के पास अलग अलग इक्विलिब्रियम्स होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है,
ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में भी इक्विलिब्रियम होता है, राइट। इस तरीके से डायमंड और ग्रेफाइट भी इक्विलिब्रियम पे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि डायमंड और ग्रेफाइट क्योंकि दोनों ही सॉलिड होते हैं, राइट, तो दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में, तो चलो मैडम अपन इसको कहते हैं होमो। बट ये होमो नहीं है, क्योंकि डायमंड की प्रॉपर्टीज और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या तुमको सेम दिख रही है क्या? नहीं, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में विभिन्न है, एकदम एक दूसरे से अलग है। सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या कहलाता है? हेट्रो कहलाता है। ये कार्बन डायमंड वाला और कार्बन ग्रेफाइट वाला, ये लोग आपस में क्या है? ये लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों आप लोगों के कार्बन के क्या है? बचपन में पढ़ा होगा। आइसोटोप्स? नहीं, आइसोटोप्स तो नहीं कहते, एलेक्ट्रोप्स। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आप लोगों के किसी भी पर्टिकुलर चीज के एलेक्ट्रोप्स हैं, ठीक है, उन एलेक्ट्रोप्स की फिजिकल स्टेट भी मान लेते हैं सेम है, ठीक है, और मान लेते हैं वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप उनको कभी भी होमो कहोगे क्या? नहीं, आप उनको क्या कहोगे? हेट्रो। क्योंकि भले ही वो एलोट्रोप्स है ना, भले ही उनकी फिजिकल स्टेट सेम है, बट वो एलोट्रोप्स हैं, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रही होंगी? सेम रही होंगी क्या? नहीं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रही होंगी? डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो आप उनको एलोट्रोप नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटिटी है, उस नेक्स्ट क्वांटिटी को हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। वो ये होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो एक क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स में और डिफाइन की जाती है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अभी जहां पे भी तुम्हारा घर है, उस पूरे अर्थ का जो हमारा रहता है नक्शा, उसमें तुम्हारे घर का कोई एक लैटिट्यूड होगा, कोई एक लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होगी, है ना। अगर मुझे तुम्हारे घर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि तुम किस पर्टिकुलर अर्थ के किस पर्टिकुलर जगह पर हो, तो मैं किस टर्म्स में बताऊंगी तुम्हारे घर का लोकेशन? इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना। हाँ, ये मत बोलना कि स्ट्रीट नंबर, एरिया नंबर, गली नंबर। एक ऐसी चीज जो यूनिवर्सली सभी लोग यूज करते हो, या यूनिवर्सली जो सबको पता हो, समझ में आए। तुम्हारे घर की गली, वो किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने अपने घर का नाम रखा है दिस भवन, तो उसको मैं जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं। यूनिवर्सल चीज जो सब में एप्लीकेबल हो, वो क्या? आप लोगों का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज। मैं ये बताऊंगी कि ये इस पर्टिकुलर लैंगिट्यूड में, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में आपका देखा जाएगा, क्या कहते हैं, सैटेलाइट से आपका घर को लोकेट कर लिया जाएगा, चलेगा इस एरिया में यहां पर इस इंसान का घर है, राइट। तो वैसे ही हम लोग जब भी किसी भी चीज की स्टेट डिफाइन करते हैं, हम जैसे मान लेते हैं मैं हूं, लेट से मैं अभी बहुत खुश हूं तो खुशी मेरी स्टेट है, लेट से मैं डिप्रेस हूं तो डिप्रेशन मेरा एक स्टेट है। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी हमें सिस्टम की एक स्टेट डिफाइन करनी होती है। बट हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट डिफाइन कैसे करते हैं? आप कैसे बताओगे कि खुश है कि दुख है कि रो रहा है कि क्या कर रहा है? तो आपको स्टेट ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। जैसे तुम्हारे घर की स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये बताना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, वैसे थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम को मुझे अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, राइट। जैसे मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता रही हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए मैं कुछ चीजें डिफाइन करती हूँ, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल। ये स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं, ये बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं। किस चीज को डिफाइन करती हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं। अगर उन वेरिएबल्स को बदल दिया जाए तो मैं क्या कहूंगी? थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट बदल गई है। अगर वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वो स्टेट वेरिएबल वैसे के वैसे ही है, तो मैं कहूंगी कि मेरी सिस्टम की स्टेट भी वैसी की वैसी ही है, राइट। तो ये कौन है? ये वो वेरिएबल। तो टोटल हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए? थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल होता है प्रेशर, दूसरा महत्वपूर्ण वेरिएबल होता है वॉल्यूम। याद है ना, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि प्रेशर और वॉल्यूम पहली बार सुन रहे हो, जानते हो प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ना। अच्छा, और तीसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, या फिर मैं ये कहूँ स्टेट वेरिएबल जो हम प्रयोग में लाते हैं, वो बेसिकली होता है आपका टेम्परेचर, और चौथा आपका होता है मोल्स। और भी होते हैं जैसे एंथैल्पी वगैरह, बट उस सब में नहीं जाना। ये चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, है ना। इन चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों को
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि पहले उस रिएक्शन का ये पर्टिकुलर क्या था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, और उस कुछ देर बाद इनमें से अगर कोई एक भी चीज अगर वेरी हो गई, कोई एक भी चीज अगर वेरी हो गई, तो आप क्या कहोगे कि वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज हो गई, है ना। वो पर्टिकुलर स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, बराबर, ये क्या हो गई, चेंज हो गई। इसमें से जो आप लोगों का प्रेशर होता है, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में ये जो वर्ड होता है प्रेशर, इन प्रेशर्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, ये आपके एक ऐसे दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, है ना। ये आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे दो स्टेट वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है, ये बेसिकली वॉल्यूम कैसा वेरिएबल कहलाता है, डिपेंडेंट वॉल्यूम, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ये ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रेशर और टेम्परेचर पे बेसिकली डिपेंड करती है। यानी कि अगर तुम प्रेशर में चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, अगर तुम टेम्परेचर में चेंज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगी मैं वॉल्यूम में कोई चेंज कर रही हूं तो ये नेसेसरी नहीं है कि टेम्परेचर में भी चेंज होगा। अगर मैं वॉल्यूम में चेंज कर रही हूं तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि प्रेशर में चेंज होगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर में चेंज कर रही हूं तो ये नेसेसरी है कि वॉल्यूम में चेंज होगा ही होगा। आगे आप सीखोगे इन चीजों को। सो देयरफॉर देयर आर 3 वेरिएबल्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। एंड जनरली ये जो सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स है, हम ये आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए अप्लाई करते हैं, हम लोग आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और इनको हम अपना 3 वेरिएबल कहते हैं। एंड जनरली मोल्स को हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। हो सकता है किसी रिएक्शन के दौरान मे बी वो कांस्टेंट ना हो, बट जनरली हम उनको क्या रखते हैं, कांस्टेंट। इसीलिए हम 3 वेरिएबल्स ज्यादातर डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आउट ऑफ दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट आप लोगों का वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल। और डिपेंडेंट, वो भी किस पे डिपेंडेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। डन। तो ये कुछ बेसिक बातचीत थी थर्मोडायनेमिक्स की जो तुमको पता होनी चाहिए। राइट नाउ अभी हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो ये, एक प्रॉपर्टी, मतलब एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सटेंसिव, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सटेंसिव, ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक्स में इन वेरिएबल्स को जब आप चेंज करते हो, ठीक है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, बराबर, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को या कोई भी अगर आप प्रोसेस करते हो तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी कैसी फंक्शन है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल का हमारा ये 2 टॉपिक रहेगा। एक पढ़ेंगे हम स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। काफी लंबा चैप्टर है, काफी ज्यादा थ्योरेटिकल रहेगा, तो ठीक से शांति से पढ़ना, समझ के, और चीजें बन जाएंगी। ये जितना लंबा मेरा लेक्चर था ये उतना एक्चुअली है नहीं, इसमें 3 ही बात चीज याद रखनी है। अब आपको अगर सोचोगे कि यार इतना से बताने के लिए इतना घंटा लगा दिया, तो मैं चाहती तो उसको जस्ट रीडिंग के नॉर पर कि हाँ ये होता है, ये होता है, याद रखो। लेकिन कैसा है, अगर पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, क्योंकि बेसिकली अगर आपको फ्यूचर में किसी को समझाना रहे तो बुक रीडिंग थोड़ी ना करोगे फिर। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में, आप लोगों के दूसरी चीज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्मोडायनेमिक्स में आगे जैसे जैसे तुम चैप्टर में बढ़ते जाओगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज तुम्हारी लाइफ में आएंगी। तो बेसिकली जो भी क्वांटिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपको वो याद रखना पड़ता है कि वो एक स्टेट फंक्शन है कि वो एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी कॉपी के ऊपर लिस्ट बनाते जाना, जब जब हम किसी भी क्वांटिटी को पढ़ें लिखते जाना कि ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन। सीधा सीधा एमसीक्यू वहां से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके।